Hello, good morning to everyone. Welcome to next lecture of geomorphology. In very first lecture, what we did, we just started with the very basic, that is a endogenetic and exogenetic process. What is all about endogenetic and exogenetic, वो हमने काफ़ी डिटेल में देखा है. तो ये हमारा है लेक्चर नंबर सेकंड. वैसे तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, लेकिन जो जियोमॉर्फोलॉजी के बिल्कुल मेन जो कंसेप्ट है उसके अंदर ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा है, ये लेक्चर नंबर सेकंड ये माना जाएगा. जो लेक्चर नंबर आपका सबसे पहला था वो था सिलेबस. उसके बाद आपका कौन सा लेक्चर था, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक. उसके बाद ये आपका ये जो लेक्चर नंबर, मैं तो इसको अभी लेक्चर नंबर सेकंड नाम दे रहा हूँ, और ये हम करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर. ठीक है, और जितने भी वर्ड्स हैं मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ. तो एक बार थोड़ा सा क्या कर लें, हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक कवर की है. देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एंडोजेनेटिक को बाद में देखेंगे. सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था ना, वो एक बार देखते हैं. उसके अंदर हमने जो हेरोडोटस है ना, उनकी बात की थी, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री किनको बोला जाता है, बिल्कुल हेरोडोटस को बोला जाता है. अब देखिए, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी. वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या थी, बताइए बताइए, वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या थी. इजिप्ट वॉज गिफ्ट ऑफ नाइल. इजिप्ट वॉज गिफ्ट ऑफ नाइल. बताइए, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी. अब देखिए, ये स्टेटमेंट देने के लिए उनको कितनी डेप्थ में जाके स्टडी करनी पड़ी होगी, तभी तो ये स्टेटमेंट आई है. और यहीं से फिर उन्होंने क्या दिया था, डेल्टा. और ये इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सारी चीज़ हम देख चुके हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा है अरिस्टोटल. ठीक है, जिनको हिंदी में अरस्तु भी बोला जाता है, और कहा यह जाता है कि ये और कोई नहीं, गौतम बुद्ध है, जिनका दूसरा नाम सिद्धार्थ था. ठीक है, उस इन्हीं के द्वारा दी गई प्रीचिंग, जो इन्होंने उपदेश दिए थे, जो गौतम बुद्ध थे, उन्हीं के उपदेश को उठा के कन्वर्ट कर दिया अरिस्टोटल के नाम पे, और ये दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया. क्योंकि जब हमारे इतिहासकार, जो हमारे हिस्टोरियंस है, जब अरिस्टोटल के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी क्या नहीं मिलती, जानकारी नहीं मिलती है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. एक मिनट, मैंने ये बल्ब बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी शैडो आती हुई दिख रही है इस बल्ब की वजह से. अब ठीक है, अब शैडो नहीं आ रही ना, हाँ अब ठीक है. तो यहाँ पे एरिस्टोटल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट दिया था स्प्रिंग के फॉर्मेशन. अरे ये जो हम ऋतु बात करते हैं ना, कि जैसे कि अलग अलग आपके वो आते हैं, पहले की पतझड़ आती है, फिर उसके बाद आपके वसंत ऋतु आती है. तो यहाँ पे स्प्रिंग मतलब ये झरना है. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया, किसका, परकोलेशन का. ठीक है, परकोलेशन का इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि पानी क्या होता है, नीचे जज्ब होता है, और वहाँ से झरने बनते हैं. मीन्स एक बेसिक आइडिया इन्होंने दिया था. फिर थर्ड जो पर्सनैलिटी है वो है स्ट्रैबो. ठीक है, थर्ड पर्सनैलिटी है स्ट्रैबो. अब स्ट्रैबो का क्या रोल है, स्ट्रैबो ने ये बोला था कि आपके जितने भी लैंडफॉर्म बने हैं, वो जितने भी लैंडफॉर्म बने हैं वो क्या है, जब पानी आगे और पीछे जाता है ना, उसकी वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बने हैं. अब इन सारे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ये है आपके एंशिएंट टाइम के. ठीक है, ये काफ़ी पुराने हैं. अब इनके बाद, ठीक है, जो हमारे मेन जो कंसेप्ट हमने देखे थे वो था जेम्स हटन का, जिन्होंने सीधा सीधा किसको चैलेंज किया था, इन्होंने सीधा सीधा चैलेंज किया है, हाँ, कैटास्ट्रॉफिज्म. अब कैटास्ट्रॉफिज्म क्या था, उनका कहना है कि जो हुआ है एकदम सडन हुआ है. और जेम्स हटन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम क्या दिया इन्होंने, कि भाई सारी चीज़ें बनी हैं लेकिन स्लोली स्लोली बनी हैं. तो यहाँ पे जो जेम्स हटन है, इनकी थ्योरी है यूनिफॉर्मेटिज्म की. ठीक है, और ये यूनिफॉर्मेटिज्म की जो थ्योरी है, किसको चैलेंज करती है, कैटास्ट्रॉफिज्म. कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब है एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट मींस क्रिएटेड सडनली. ठीक है, क्या लिख रहे थे हम, यूनिफॉर्मेटिज्म. ठीक है, अब ये यूनिफॉर्मेटिज्म के साथ साथ इन्होंने अपना दिया था कंसेप्ट. यहां से हमारा आज का जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है. ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 है. एक और इन्होंने कंसेप्ट दिया था, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट. क्या कंसेप्ट था, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड के भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, और भी बहुत सी चीज़ें दी थी, कि जैसे आप ये एग्ज़ाम की तैयारी करने की, ये आप लेक्चर्स देख रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि आपने 1 महीने पहले सोचा होगा, 10 दिन पहले आपने विचार किया होगा, तभी आप यहाँ तक आए हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं. तो ये क्या है, प्रेजेंट. जो आज आप कर रहे हैं ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पास्ट क्या था आपका. और यहीं पे आपका कंसेप्ट आता है सेकंड. जो आज की डेट में फोर्सेस लग रही हैं, जो फोर्सेस आज की डेट में लग रही हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट में भी लगी हैं, डिफरेंट प्लेस,
डिफरेंट लोकेशन विद डिफरेंट इंटेंसिटी। बताइए ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? ये कंसेप्ट बोलता है कि जैसे ये एक आपका जमीन का टुकड़ा है, ये क्या है आपका एक लैंडफॉर्म है। अब इस लैंडफॉर्म पे क्या हो रही है, रेन होती है, ठीक है। ये मैं आज का सिनेरियो लेता हूं, ठीक है, आज का सिनेरियो ले रहा हूं। यहां पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश के लिए एक मिनट, तो यहां पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, ये हो रही है बारिश। अब एक बात बताइए, क्या ये बारिश जो इंटेंसिटी आज है पास्ट में भी वो रही होगी? हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम पास्ट में प्रेजेंट ही नहीं थे, ठीक है, पास्ट में प्रेजेंट नहीं थे। क्या बात है, क्या लाइन बनी है। तो यहाँ पे यही जो आपका सेकंड नंबर कंसेप्ट है वो यही बोलता है, जो फोर्सेस आज आपकी अर्थ के ऊपर एक्ट कर रही हैं वो फोर्सेस आपके पास्ट में भी एक्ट करती थी, लेकिन विद डिफरेंट पेस और विद डिफरेंट इंटेंसिटी एंड एट डिफरेंट लोकेशन। बताता हूं, एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अब जैसे कि हमने ये देखा है कि अभी आपकी अगर दो प्लेटें आपस में कोलाइड करती हैं तो क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। बताइए, ये आपने पढ़ा है कुछ इसी तरीके से। ये आपका है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ये कभी किसका पार्ट हुआ करता था, ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, जिसको हम पहले बोलते हैं ना कि दो बड़े लैंड मास हुआ करते थे। पेंजिया, जिसको वैगनर ने बोला था कि पेंजिया था, और पेंजिया फिर टूट के अलग होता है गोंडवाना और लॉरेंशिया के अंदर। तो ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, और इसके साथ यहाँ पे आपका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। वो मैं आपको एनिमेशन के एक वीडियो यहाँ पे शेयर करूँगा ना, अभी नहीं, 1 से 2 लेक्चर के बाद हम एग्जैक्ट उस टॉपिक के ऊपर आएंगे, तो आपको मैं सारी चीज़ें वीडियो की फॉर्मेट में और पीपीटी की फॉर्मेट में सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब आप ये देखिए, तो ये जो आपका पीस ऑफ पेनिनसुला है, ये कंसिस्टेंटली आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, ये आज भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पास्ट में भी क्या कर रहा था ये मूव कर रहा था, क्योंकि इसके नीचे क्या चल रही हैं, कन्वेक्शनल साइकिल चल रही हैं। ये क्या है, कन्वेक्शनल साइकिल। अब ये कन्वेक्शनल साइकिल चल रहे हैं, तो यानी कि हम इनकी स्टडी से पता कर सकते हैं कि जो कन्वेक्शनल साइकिल यहाँ आज चल रहे हैं वो पहले भी चलते होंगे। इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, जिसको बोला जाता है हिमालयन माउंटेन रेंज। एक और एग्जांपल दूं मैं, ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 1 कि जैसे इंडिया आज भी आपका आगे 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 मूव कर रहा है, तो यानी कि पास्ट में भी वो मूव किया है उसने। उसके फिर हमें अलग अलग एविडेंस मिलते हैं कि आपका जो ये सदर्न पार्ट है, यहाँ पे आपको ग्लेशियल डिपॉजिट के भी एविडेंस मिलते हैं। वो हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। बताइए दूसरा एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ पे आप किसका, आइस, जो आपके ग्लेशियर्स है ना, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्लेशियर्स ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन एज, ये जो पी है, पी मतलब प्लेस्टोसीन। अब प्लेस्टोसीन के टाइम पे क्या हुआ, ये काफ़ी लाइट चल रहा है, ये थोड़ा सा ठीक है। अब देखिए प्लेस्टोसीन के टाइम पे क्या है कि जो ग्लेशियर है ना, वो आपके पोल से भी आगे आए हैं। अब ये पोल से आगे आए हैं, इसका मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, क्या मुझे ये पूरा रब कर देना चाहिए, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी बड़ी जगह मिल जाएगी, और एक बड़े डायग्राम के तहत मैं आपको ग्लेशियर समझा देता हूँ कि किस तरीके से ग्लेशियर ने अपने आप को कभी आगे फर्दर एक्सपेंड किया है, ठीक है, और रिट्रीट हुए हैं वो अपनी जगह से। ये क्या है, आपकी अर्थ है। वाओ, परफेक्ट गोला बोल सकते हो ना इसको, मैं तो स्क्वायर बोलने वाला था, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। हमें इतना पता है कि आपकी जितने भी ग्लेशियर्स है वो कहाँ मिलते हैं, सिर्फ इसी एरिया के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ मिलते हैं वो आपका ये एरिया है, यानी कि आपका हिमालय। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है थर्ड पोल। न्यूज़पेपर में अगर आप कभी देखते हैं ना कि इन थर्ड पोल ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग, तो यानी कि वो हिमालयन जो हमारे रेंजेस है ना, उस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकते हैं, या सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने मार्किंग ली है किस तरीके से अब आपके ग्लेशियर आगे बढ़ेंगे। अब प्लेस्टोसीन के पीरियड में क्या हुआ, यहाँ पे जो ग्लोबल कूलिंग के इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। क्या हुआ यहाँ पे ग्लोबल, एक मिनट रुक जाइए, क्या हुआ है यहाँ पे, ग्लोबल कूलिंग हुई है। अब इस ग्लोबल कूलिंग की वजह से जो आपके ग्लेशियर है ना, वो इतने आगे आ चुके हैं। क्या हुआ, ये आगे फर्दर एक्सपैंड हुआ है। सेम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतना फर्क क्यों नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे डोमिनेंस किसकी है,
डोमिनेंस है यहाँ पे वाटर की, ठीक है, डोमिनेंस है यहाँ पे वाटर की, इसलिए यहाँ पे आपको ग्लेशियर के इतने इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई पानी है जमा और पिघल गया, हम उसमें नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो जमीन है, जो लैंड है, लैंड के ऊपर जो भी एनवायरनमेंट होता है उसका इम्प्रिंट आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, जो भी जमीन होती है उसके ऊपर आपको इम्प्रिंट देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई आज भी ग्लेशियर मौजूद हैं, कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे, थर्ड पोल में और साउथ पोल पे यहाँ पे ग्लेशियर मौजूद हैं। अभी जो ग्लेशियर बनने की क्या है, फ्रीक्वेंसी है और जो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ग्लेशियर आज भी मौजूद है, लेकिन इंटेंसिटी क्या है, बहुत ही कम। लेकिन जब प्लेस्टोसीन की बात करते हैं, तकरीबन 75% एरिया, कितना, 75% एरिया जो जमीन का है वो कवर किससे हो गया था, स्नो से, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं क्या होता है, आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम चेंज होता है, जैसे पीछे जाते हैं तो चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके फिर क्या होते हैं, वॉल्केनोज जन्म लेते हैं। डिटेल में देखेंगे कि आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये किस तरीके से इंपैक्ट करता है। ग्लेशियर का समझ में आ गया, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, जैसे लेक्चर खत्म होगा ना उससे 5-10 मिनट पहले सारी चीजें मैं आपको दोबारा फिर रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, पहले ये बताइए। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि इंडिया के साथ ही रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है, इंडिया के साथ, ठीक है। ये है आपका 3 सेकंड में बन के तैयार इंडिया का मैप, ठीक है। जब भी आपके पास वक्त कम हो, कुछ इस तरीके का आप मैप बना के तैयार कर दीजिए, ठीक है, तो आपका क्या है, काम हो जाता है। अब देखिए ये जो एरिया है ना, अब मैं लाल कलर से बनाने वाला हूं, ये रीयूनियन आइलैंड, ठीक है। रीयूनियन आइलैंड का आप एक बार यहाँ पे एग्जांपल देखिए। जिस वक्त यहाँ पे गोंडवाना था, यहाँ पे जब आपका पेनिनसुलर इंडिया पार्ट था, ये जो वी है मैं पेनिनसुलर इंडिया लेके चल रहा हूँ, जब ये ब्रोक होके आगे बढ़ता है अपनी जगह से, इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे एक लोकेशन आती है, इसको बोला जाता है हॉट स्पॉट। क्या होता है, थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं आपको। ये है हॉट स्पॉट। जब इंडियन प्लेट जब मूव कर रही थी, यहाँ पे हॉट स्पॉट था, और उस हॉट स्पॉट यानी कि रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड एक हॉट स्पॉट था, ठीक है। और जब ये इंडियन प्लेट यहाँ से मूव कर रही थी तो इंडिया के इस पार्ट में, यानी कि इस पार्ट में क्या होता है, फ्लड आती है। लेकिन ये फ्लड किसकी है, लावा की है, ठीक है, ये है लावा की। इसलिए आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो आपका पूरा एरिया है किससे भरा पड़ा है, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल बहुत डोमिनेंट अमाउंट में मिलेगी। और जैसे ही ब्लैक सॉइल आती है तो आप समझ जाइए आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेंगे ब्लैक सॉइल आते ही। बताइए, कम से कम 3 चीजें बताइए। हाँ जी, ब्लैक सॉइल है तो यहाँ पे कॉटन अच्छे से होगी। और बताइए, ये पोरस होती है, ठीक है। पोरस मतलब इसमें जब पानी डालोगे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और काफी लंबे टाइम तक अपने पास पानी रखेगी। और तीसरा, जब ये सूखती है ना, इसके अंदर काफी ज्यादा डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं, जो कि क्या करता है, नेचुरल एरिएशन का काम करता है। नेचुरल एरिएशन क्या होता है बताता हूं। ये मान लीजिए आपका पेड़ है और ये पेड़ों की जड़ें हैं, ये कहाँ है, नीचे जमीन में। और यहाँ पे आप क्या मान के चलिए, ये काली मिट्टी है, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरीके से होल्ड कर लेता हूँ, ये काली मिट्टी है। और जैसे ही क्या होगा, सूखा पड़ेगा ना, ये यहाँ से पोर्स ओपन हो जाएंगे, यानी कि डीप क्रैक है। अब आप देख रहे हैं, अब इन डीप क्रैक में से हवा नीचे जा सकती है, यानी कि ये जो आपकी रूट सिस्टम है ना, इसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या होती है, थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, तो यहाँ से ये एक जो बोलते हैं ना, टफ टाइम में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ब्लैक सॉइल का समझ में आ गया। यहाँ पे किस तरीके से जब आपके इंडियन पेनिनसुला आगे बढ़ता है तो हॉटस्पॉट जो है यानी कि रीयूनियन आइलैंड उसके कांटेक्ट में जब आता है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, बहुत ही हैवी फ्लड मिलती है, जिसको बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट, यानी कि एक तरीके का जो मटेरियल है ना उसका नाम दिया गया है। अब जिस टाइम ये रिलीज हुई थी तकरीबन इसने पता कितने एरिया को कवर किया था, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो महेंद्रगढ़ है ये इसका छोर है, यानी आखिरी पॉइंट जहाँ तक ये जो फ्लड है, जो ये लावा है, यहाँ तक पहुँचा था, ठीक है। और पूरे तकरीबन सदर्न पार्ट को इसने कवर कर लिया था। ये तो है उसका पास्ट। लेकिन आज की अगर आप बात करेंगे, तो ये कितना है, ठीक है। आज की अगर आप बात करेंगे तो ये मात्र गुजरात और महाराष्ट्र, बस इसी एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड है। यानी कि जो पास्ट में एग्जिस्ट करता था, यानी फ्लड जो आया था यहाँ पे लावा का एग्जिस्ट करता था कितने बड़े एरिया में, नियरली 10 लाख। और अब ये रिड्यूस हो चुका है सिर्फ
कुछ मैक्सिमम पोर्शन आपको देखने को मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के एरिया के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। यही है जो इंटेंसिटी पास्ट में वर्क कर रही थी वो आज भी करती है, लेकिन उसके जो यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जिस इंटेंसिटी से वो पास्ट में वर्क कर रही थी वो आज भी करती है, लेकिन यहाँ पे चेंज देखने को मिला है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे किसकी, वॉल्केनो के, इंडिया के अंदर एक ही अभी वॉल्केनो मिलता है और वो भी डॉर्मेंट स्टेज में है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है समझ गए होगे, मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है। ये सिंपल सा आपको समझ में आया। सेकंड कंसेप्ट ये बोलता है कि जो फोर्सेज आज एक्ट कर रही हैं लैंड के ऊपर वो पास्ट में भी एक्ट करती थी। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, उनको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप बस इसी तरीके से फोकस से समझते जाइए। एक अब आपसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आप आज पढ़ रहे हैं, अगर आप आज ये लेक्चर देख रहे हैं, इट मीन्स आपने प्रीवियसली पढ़ाई की है तभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो आपकी पढ़ने की इंटेंसिटी, मान लीजिए अभी आप 8 घंटे पढ़ते हैं, क्या पास्ट में आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़ते थे कंसिस्टेंट? नहीं, मे बी 4 घंटे 5 घंटे। तो ये क्या आता है, जो आपके पढ़ने की इंटेंसिटी आज है, जो आप पढ़ते हैं, यानी कि वो पास्ट में भी आप करते थे फॉलो। ठीक है, तभी आपको यूपीएससी का सिलेबस आपको अभी समझ में आ रहा है और आप लाइक पे लाइक यहाँ पे मेरे सामने भेज रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये था आपका कंसेप्ट नंबर 2, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। ये बहुत ही सिंपल था, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था और ये आपका कंसेप्ट नंबर 2 था। अब मैं आपको करवाता हूं सेलेस्बरी के कंसेप्ट। उसके लिए ये आपका कंसेप्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्लियर, फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर। अब आते हैं हम सीधा अपना कंसेप्ट नंबर 3। ठीक है, देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, बस आप थोड़ा सा ध्यान देके सुनते रहिए, बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो आपका कंसेप्ट नंबर 3 है ना, वो बेसिकली है तो WM डेविस का, लेकिन आप देखिए कंसेप्ट नंबर 3 आपका क्या बोलता है, एवरी लैंडफॉर्म हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखिए मैं यहाँ पे अपने जो नोट्स है उसके थ्रू मैं आपको हाँ ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, यानी कि डेविस के ट्रायो। लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। मैं लिख देता हूं यहां पे, लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। जो यहां पे मैंने वर्ड लिखा है टाइम, इसको क्या बोला जाता है, स्टेज। कहीं कहीं जगह पे आपको स्टेज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। जो आपका थर्ड कंसेप्ट है वो है लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, और टाइम को क्या बोला जाता है, स्टेज भी बोला जाता है। अब देखिए, इसको समझने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं वो क्या है। देखिए, जब जेम्स हटन ने किसका कंसेप्ट दिया था, यूनिफॉर्मेटिज्म का, इनके साथ इनके एक और दोस्त थे जॉन प्लेफेयर। ठीक है, जॉन प्लेफेयर जो इनके साथ थे, उन्होंने क्या दिया था, रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इलेबोरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी 1802 के अंदर। ठीक है, 1802 के अंदर इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी किसके बारे में, इलेबोरेट इंफॉर्मेशन ऑफ रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल एक साइंटिफिक नज़रिए से किन्होंने, यहाँ जो साइंटिफिक नज़रिए से किन्होंने इसको प्रेजेंट किया था वो थे WM डेविस। उन्होंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया था और इन्होंने कुछ प्रोसेस भी बताई थी, और ये 3 चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी कि जो भी आपकी लैंडफॉर्म आज आपको दिख रही है उसके पीछे स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोसेस लगा है उसके ऊपर, और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट किसके थ्रू माना गया है, डेविस ने बोला कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना लूप होल भी है। अब स्ट्रक्चर मतलब कि क्या समझाऊंगा आपको, प्रोसेस मतलब कि क्या ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एक मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ना हॉटस्पॉट समझाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कहीं पे लिख लेता हूँ हॉटस्पॉट, लेक्चर के एंड में समझा दूंगा वो होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी वो हमारे जो कोर्स ऑफ डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। जब हम वॉल्केनिज्म करेंगे तब तो उसमें डायग्राम के समेत मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको कोई डाउट ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको बता दूंगा। सॉरी। अब देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड क्या था कि जेम्स हटन ने सबसे इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं ना कि शुरुआत क्या की थी, यहाँ पे विचार दिया है, सबसे नया प्रोस्पेक्टिव दिया है कि
जरूरी नहीं है सारी चीज़ें एकदम से बने, वो धीरे धीरे भी बन सकती हैं। जॉन प्लेयर इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, ठीक है, इनके विचारों से फिर ये न्यू सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिवर के सिस्टम के बारे में। अब इसको और इलेबोरेट स्टडी कौन करते हैं? डब्ल्यू एम डेविस, और वो क्या देते हैं? नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ये कंसेप्ट किसका था? ये कंसेप्ट था डब्ल्यू एम डेविस का, ठीक है। लेकिन यहां पे एक गलती हो गई, किससे? डेविस से। उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी? टाइम को। उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी स्ट्रक्चर को। अब देखिए, कोई इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर को क्यों नहीं दी वो भी मैं समझाता हूं। क्योंकि देखिए, आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये पेज देता हूं फाड़ने के लिए, यानी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस पेज को ऐसे करके फाड़ना आसान है, या फिर इसको तोड़ना आसान है, या इसे तोड़ना आसान है, या फिर बस ये तीन एग्जाम्पल ही ले लीजिए, तो इनमें से किसे डिस्ट्रॉय करना आसान है? इजी है ये, ठीक है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर इतनी सॉफ्ट है कि मैं अपने दोनों हाथों से इसको टर्न कर सकता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी रेजिस्टेंट है, लेकिन मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा मुड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करूंगा, नॉट पॉसिबल। यही आपका रोल आता है स्ट्रक्चर का, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कि क्या? अगर रॉक आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, स्ट्रक्चर के मतलब क्या है? अगर आपकी रॉक क्या है? हार्ड है, तो वो क्या करेगी? रजिस्ट करेगी। रजिस्ट का मतलब क्या है? वो प्रतिरोध करेगी। सिंपल बताता हूं, मैंने जब इसको टर्न करने की कोशिश की, क्या यहाँ पे ये स्टिफ हुआ? स्टिफ का मतलब ये टाइट हुआ कि भाई इसे मेरे को कोई परेशानी आई? नहीं आई, क्योंकि इसने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की। लेकिन इसकी मैं बात करता हूँ, इसके मॉलिक्यूल बहुत हार्ड है, आपस में काफ़ी बोलते हैं ना कि अटैच्ड है। जब मैं यहाँ पे इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा, ये रजिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हार्ड रॉक क्या करती है? रजिस्ट करती है। तो दूसरी साइड पे जो आपकी सॉफ्ट रॉक है वो क्या नहीं करती? रजिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसलिए वो क्या हो जाती है? इजिली इरोड हो जाती है। और इस चीज को क्या हुआ? डेविस ने इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, ठीक है। तो डेविस ने सिंपल क्या दिया? नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, और उसने क्या बोला कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, ये तीन चीजें लगती हैं। और इसके बिहाफ पे इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी ड्राइव की थी, ठीक है, जिसको डिवीजियन साइकिल ऑफ इरोजन भी बोला जाता है, उसी को नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन भी बोला जाता है, उसी को ही ट्रायो ऑफ डेविस बोला जाता है, और उसी को ही क्या बोला जाता है? यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? अब इसे तो और डेवलप करते हुए चलेंगे इसको। अब इसके बाद क्या सभी इसको देखते रहेंगे कि भाई इसने अगर कुछ गलत बता दिया, क्या कोई रेक्टिफाई नहीं करेगा? करेंगे भाई, रेक्टिफाई भी किया जाएगा। तो इसे रेक्टिफाई कौन करता है? चलो मैं यहाँ पे नीचे इसको यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा झुक के लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि किसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया है? टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया है। अब इसको क्रिटिसाइज करने के लिए कौन आते हैं? 1920s के नियर बाय, उनका नाम है वॉल्टर पैंक, ठीक है। वॉल्टर पैंक आएंगे और वो क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे किसको? जो डेविस ने अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो बताया था ना वो बिल्कुल सही था, लेकिन क्या था? वो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। पैंक ने जो बताया वो था बिल्कुल सही, लेकिन था वो कॉम्प्लेक्स। और थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उस वक्त क्या चल रहा था आपका? हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। ये है जर्मन, पैंक कौन है? जर्मन। और ये कौन है? ये है यूएसए से, ठीक है। हाँ, अमेरिकन स्कूल है ये, मतलब अमेरिकन स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा कि जितने भी अमेरिकन स्कूल थे जो लैंडफॉर्म यानी इस पर्टिकुलर ब्रांच से डील करते थे, उनको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? डेविजियन स्कूल, ठीक है। इतना ज़्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ा था। अब आप देखिए, मैं 3 कलर ले लेता हूँ, गिर मत जाना भाई, आप नहीं, मैं मार्कर को कह रहा हूँ। अब ये थे कौन? जर्मन, ठीक है। और ये कौन है? यूएसए। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसकी थी? यूएसए की। और आगे हुआ क्या? इन्होंने जितनी भी थ्योरी दी ना वो जर्मन लैंग्वेज में दी। तो यहाँ पे जो डेविजियन जो यहाँ पे फॉलोअर थे ना डेविस के, उन्होंने क्या किया? इनकी जो थ्योरी थी ना उसको फॉल्टी ट्रांसलेशन किया। क्या किया? उनको फॉल्टी ट्रांसलेशन किया, जिसकी वजह से जो इन्होंने कहा था ना उसका बिल्कुल ही उल्टा मतलब निकाला गया। और फिर जब दूसरे इंटेलेक्चुअल ने स्टडी की कि भाई पैंक ने क्या कहा, तो पता चला कि भाई पैंक ने जो कहा गलत कहा, लेकिन रियलिटी में गलत किसने कहा था? WM डेविस ने, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि बेसिकली इनके कंसेप्ट थे क्या, कि इन्होंने क्यों यहाँ पे क्या किया था
क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले डब्ल्यू.एम. डेविस को समझाने से पहले हमें कुछ और थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है। डब्ल्यू.एम. डेविस को तो मैं समझाऊंगा, थोड़ा अलग अलग इनके लेक्चर्स रहेंगे। डेविस को पहले मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको किसके बारे में समझाऊंगा, पैंक के बारे में। पैंक कंप्लीट करने के बाद आपको करवाया जाएगा एलसी किंग। एलसी किंग के बाद आपको जो वुड के कंसेप्ट है ना, 4 एलिमेंट है, रेक्टिलिनियर, स्लोप, वो आपको डिटेल में मैं करवा दूंगा। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कंसेप्ट नंबर 3 पढ़ा है, एवरी लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे सैलिसबरी ने क्या बोला कि जो आपके स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे कि जब आप 5 साल के थे, कौन सी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, जैसे ये आप बोलते हैं कि उम्र बढ़ती गई, आपकी क्लासें बढ़ती गई, इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त बीतता है तो जो लैंडफॉर्म है वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों के अंदर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये कंसेप्ट किसका है, ये सैलिसबरी का कंसेप्ट। अब आप एक बार समझिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो सबसे पहली जो लैंड होती है, जो सबसे पहला जो जमीन का टुकड़ा है लैंड फॉर्म में, वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, बताइए बताइए क्या बोला जाता है। एक मिनट में कलर थोड़ा सा डिफाइन कर लूँ, कौन से कलर से आपको समझाता हूँ, ब्लू से लिख देता हूँ। फर्स्ट डिग्री, ठीक है, प्राइमरी उसको लैंडफॉर्म बोला जाता है। जैसे ये आपकी है ओशियनिक प्लेट, ठीक है, ये हो गई आपकी ओशियनिक प्लेट, और ये रेड से मैं लिख रहा हूं आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, इनमें मैक्सिमम इंपैक्ट बताइए कहां आएगा। ऑब्वियस ही बात है, जो इनकी एजिस है ना, यहां पे मैक्सिमम इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो आपके लैंडफॉर्म बनेंगे वो कौन से होंगे, फर्स्ट डिग्री बोल सकते हैं, या फिर आप उसको प्राइमरी बोल सकते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ लैंडफॉर्म बनेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा फोर्स कहां लग रहा है, मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट प्लेट। बताइए, मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो चेंजेस होंगे लैंडफॉर्म में कहाँ होंगे, मार्जिन पे होगा। इसी को बोला जाता है प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर। क्या बोला जाता है, या तो आप इसको प्राइमरी बोल सकते हैं, या तो आप इसको फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर। अब इसके बाद ये आपस में कोलाइड हो चुके हैं, अब क्या आएगा, इसके बाद बनेंगे आपके माउंटेन्स। क्या बनेंगे, आपके माउंटेन्स बनेंगे, और आपकी बनेगी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर, ठीक है। ये आपस में क्या हो चुके हैं, कोलाइड हो चुके हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट क्या बन गया, अलग से आपका एक लैंडफॉर्म बन चुका है, और यहाँ पे अब क्या डेवलप हो रहे हैं, एक पूरी माउंटेन रेंज बन रही है। तो ये माउंटेन क्या है आपकी, ये माउंटेन है आपकी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर, ठीक है, ये है आपकी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर। अब इसमें थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर कैसे बनेगा और कहां से बनेगा। अब देखिए, यहां से जब रिवर फ्लो करना स्टार्ट करेगी, वो क्या करेगी, इसको कट करेगी, ठीक है, इरोड करेगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर। क्या बोला जाता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर। अब ये थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, वी शेप वैलीज, ठीक है, गॉर्ज एंड कैनियंस, ये क्या है आपके थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर है। बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर यानी कि प्राइमरी क्या होगा आपका, यहां पे आपके जो भी चेंजेस होंगे एजिस ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशनिक प्लेट पे आपको देखने को मिलेगी। बीच का जो एरिया है इंटीरियर लैंड में नहीं आपको कोई भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर क्या होगा, जब ये आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके उस कॉन्टिनेंट प्लेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मे बी वॉल्केनिक एक्टिविटी, या फिर आपके इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होंगे, लैंडफॉर्म में चेंजेस होंगे। अब भाई जैसे जैसे आपके माउंटेन ऊपर जाते जा रहे हैं तो क्या होगा, नदियाँ भी आपके यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। रीज़न क्या होते हैं, नदियाँ माउंटेन से नीचे कैसे आती हैं, वहाँ पे पानी क्यों मिलता है, वो डिटेल में आगे किसी लेक्चर में देखेंगे। किसी के लेक्चर में क्या, जब हम चैनल मॉर्फोलॉजी करेंगे बहुत डिटेल में तब देखेंगे।
तो जब नदी यहाँ से बहती है क्या करती है, यहाँ पे चेंजेस करती है रिलीफ के अंदर, ठीक है। तो क्या बनाएगी आपका थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। बताइए ये क्लियर हो गया। तो अब मुझे ये बताइए कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर है यहाँ पे कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही है, एंडोजेनेटिक या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्स आपकी डोमिनेट कर रही है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर है यहाँ पे कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही है, बहुत सही जवाब आपका, एंडोजेनेटिक क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। जो आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर है यानी कि ये यहाँ पे क्या डोमिनेट करती है, बताइए। यहाँ पे भी आपकी एंडो करती है, लेकिन एक्सेप्शन आपका हो सकता है किसका, जब आपकी रिवर क्या बनाए, वी शेप वैली बनाए, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर यानी कि जो आपके माइक्रो लेवल पे जो बनते हैं ना, माइक्रो लेवल पे जैसे आपके ड्रमलिन्स हो गए, ठीक है। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, ड्रमलिन्स होते हैं जब आपके ग्लेशियर आगे आगे मूव करते हैं ना, वो अपने साथ लाए हुए रॉक के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक जगह डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से कुछ इस तरीके की शेप के ना आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उन्हीं को क्या बोला जाता है, कुछ इस तरीके से वो डिपॉजिट करते हुए जाते हैं, उसी को बोला जाता है ड्रमलिन्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये शार्क का जो बोलते हैं ना कि हम शार्क जिसको बोलते हैं, माथा एकदम उसका चौड़ा होता है और पीछे से जाते जाते एकदम टेपर होता जाता है उसका साइज, बिल्कुल इसी तरीके को क्या बोला जाता है, ड्रमलिन बोला जाता है। क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में मार्जिन पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, सेकंड ऑर्डर में इंटीरियर में, और थर्ड ऑर्डर क्या होता है आपका, बिल्कुल माइनर, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे किसी भी लैंडफॉर्म के अंदर। बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा है अभी तक। आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा रिवाइज किया, फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट नंबर 1 को देखा, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, रिवाइज किया उसको थोड़ा। फिर हमने कंसेप्ट नंबर 3 को देखा, सॉरी सेकंड को देखा। सेकंड कंसेप्ट क्या था, द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस विच आर एक्टिंग राइट नाउ ऑन द लैंडफॉर्म इज या फिर वॉज एक्टेड ऑन अर्थ विद द सेम इंटेंसिटी या फिर विद डिफरेंट इंटेंसिटी अलग अलग जगहों पे। सिंपलीफाई मैं कर दूं, जो आज आपके लैंड फॉर्म के ऊपर जो भी आपकी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है वो आपकी पास्ट में भी एक्ट कर चुकी है, ठीक है। मे बी सेम जगह, सेम इंटेंसिटी, सेम पेस आपकी क्या कर चुकी है, एक्ट कर चुकी है। तो ये लेक्चर मैंने क्या रखा है, बिल्कुल शॉर्ट रखा है, सिंपल रखा है, छोटा रखा है। अब आप इसको एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखिए कंसेप्ट अगर मैं सारे एक साथ करवा दूंगा ना, माइट भी आप इसके ऊपर अपने ग्रैप्स ना बना पाए। तो आप क्या करें, इसको सिंपल सिंपल समझते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो आगे के जो कंसेप्ट है ना, टोटल 8 कंसेप्ट हैं। अगर आपके ये 8 कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बन गई तो आपके जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है ना वो आपके सॉल्व हो जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप भी थोड़े से सरप्राइज होंगे, आज का लेक्चर इतना छोटा। देखिए आज के लेक्चर मैंने जानबूझ के छोटा इसलिए रखा है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, अच्छा, विदा तो मैं आपसे बाद में लूँगा, पहले मुझे अपने किताब एक बार फाइंड आउट कर लेने दीजिए। चलिए वो तो मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। मैं बेसिकली आपको पता है क्या करवाने वाला था, किताब के अंदर मार्किंग करवाने वाला था। जो ये कंसेप्ट है ना, देखिए जो आपका सेकंड चैप्टर है ना जियोमॉर्फोलॉजी का, उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, उसी में से ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं किस चीज़ की, अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते चाहिए, रीड रिपीट रिवाइज को भूलना नहीं है, और सुबह उठते ही रिकॉल। और मेरी तरफ से सबको नमस्कार।